नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अहमदाबाद की घटना बहुत दर्दनाक और तकलीफ देने वाली हादसा है। इस हादसे ने पूरा देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का देहांत हुआ है। सभी दिवंगतों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी द्वारा हादसे के बाद दिए गए बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी दर्दनाक घटना पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। हादसे की उच्च स्तरीय जांच हो रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस को सब्र और इंतजार करना चाहिए। घटना के तुरंत बाद पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय कांग्रेस इस तरह की राजनीति कर रही है, ये उचित नहीं है। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है बहुत दर्दनाक और तकलीफ देने वाला हादसा है और ये इस घटना से पूरा देश दुखी है। इस घटना में हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का देहांत हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में लोग हमसे बिछड़कर चले गए। इस घटना से बहुत दर्दनाक घटना है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। गुजरात के समाज सेवी संस्थाएं भी हर तरह से मदद कर रही हैं। घटना के तुरंत बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं घटनास्थल पहुंचे और आज देश के प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद पहुंचकर घायलों से मिले, अस्पताल जाकर घटनास्थल का दौरा किया और उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक भी की। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर संभव मदद कर रही है। पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। भारत सरकार और राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ऐसी दर्दनाक घटना पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह से संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर काम कर रही है। उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है और जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कांग्रेस को सब्र करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए आने वाले समय का। घटना के तुरंत बाद पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय इस प्रकार से वो राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। राजनांदगांव से लगे वार्ड 49 मोहड़ में बुधवार को ग्रामीणों पर बंदूक से फायरिंग करने वाले खनिज माफिया तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। पुलिस ने फिलहाल शिकायतकर्ता जितेंद्र साहू की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फायरिंग के बाद ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए जेसीबी चालक भगवती निषाद और वार्ड के भाजपा समर्थित पार्षद संजय रजक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि मामले में जांच जारी है और भी लोगों के नाम जल्द सामने आएंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, कल रात को मोहड़ जो वार्ड है नगर निगम राजनांदगांव का, उसमें रेत तस्करों के द्वारा गांव वालों के साथ मारपीट भी की गई और साथ ही साथ गोली चलाकर वहां से भागने की घटना सामने आई है। इसमें जितनी रिपोर्ट मिली है उसमें करीब 7-8 लोगों के द्वारा 2 गाड़ियों में वहां पर आना और साथ में जेसीबी लेके आना वहां पे पता लगा है और उसमें गांव वालों के रोकने पर उनसे मारपीट की गई और साथ ही साथ गोली चला के वहां भागने की भी उसमें रिपोर्ट आई है। इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए वहां से सबसे पहले तो उन गाँव वालों ने 2 आरोपियों को जो रोक के रखा था उन लोगों को वहां से सुरक्षा पूर्वक निकाला गया। फिर उसके बाद विधिवत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसमें जो जेसीबी चालक भगवती निषाद था और साथ ही वहाँ के पार्षद संजय रजक, दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर
आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें घटना में प्रयुक्त जेसीबी और जेसीबी के साथ में हाईवा गाड़ी को भी जब्त किया गया है। इसमें अभी बहुत लोगों की गिरफ्तारी शेष है। अलग अलग राज्यों में हमारी 4 टीम गई हुई हैं, साथ ही साथ 2 टेक्निकल टीम्स हमारी स्टेशन में लगी हुई है और जल्द ही इसमें बाकी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी विधिवत न्यायालय में पेश किया जाएगा। किसके संरक्षण में आए थे, कुछ पता चला सर? अभी वो विवेचना का विषय है, अभी उसके बारे में मैं अभी प्रारंभिक रिपोर्ट में जो जानकारी मिली है उसमें गोली लगने से नहीं, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से तीनों घायल हुए हैं। हम लोगों को क्योंकि गांव वालों ने बताया था इसमें फायरिंग हुई है, तो आज सुबह पूरे एरिया का स्वीप किया गया था जहां घटनास्थल था। उसमें हम लोगों को 3 खाली खोखे और 1 पैलेट मिली है, तो कम से कम 3 राउंड तो फायर हुए थे, उससे ज़्यादा भी फायर हो सकते हैं। लोगों ने जो हम लोगों को कार्टेजेस मिली है उसको हम लोगों ने टेक्निकल आर्म शाखा को भेजा गया है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासी घमासान तेज हो चला है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप और सांसद महेश कश्यप, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पर ईसाई धर्म अपनाने का आरोप लगाया गया था। अब इस पर पलटवार करते हुए दीपक बैज ने कानूनी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तीनों नेताओं को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। मीडिया से बातचीत करते हुए दीपक बैज ने कहा कि नोटिस भेजने से पहले मैंने उन्हें चुनौती दी थी कि वे अपने आरोप साबित करें। जब वे अपने ही आरोपों को सही ठहराने में असफल रहे, तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अरविंद नेताम, केदार कश्यप और महेश कश्यप को अपने भ्रामक और झूठे आरोपों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध रेत खनन में विधायक मंत्री की संलिप्तता है। पीसीसी चीफ बैज ने सवाल उठाया है कि जो नेता चुप बैठे हैं उसे कितना कमीशन मिल रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों अरविंद नेताम जी और प्रदेश के मंत्री केदार कश्यप जी और बस्तर के वर्तमान सांसद महेश कश्यप जी, ये तीनों ने जिस तरह से मेरे ऊपर धर्म को लेकर ये लोग सवाल किया और कहीं न कहीं कि मुझे इस बात से आहत हुई है राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि इसलिए कि मैं बस्तर की हक के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की जनता के लिए जल जंगल जमीन खनिज संसाधन बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और पूरे प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ। अब राजनीतिक रूप से पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है बचाव में। बस्तर की जनता, क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता लगातार पूछ रही है कि खनिज संसाधनों को निजी उद्योगपतियों के हाथ में क्यों बेच रहे हो। अब इन लोगों ने दूसरे रूप से इन लोगों ने व्यक्तिगत हमला किया है और धर्म को लेकर तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आहत हुई है और इसको लेकर मैंने इन तीनों नेताओं को मानहानि का नोटिस भेजा है। मैंने कहा था, चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है, सच्चाई है तो फिर इनको साबित करना चाहिए। मैंने चुनौती दी थी, लेकिन अब तक उस चुनौती को इन्होंने साबित नहीं कर पाए और न ही कर पाएंगे, क्योंकि असत्य, झूठ और फरेब की राजनीति करना इनकी फितरत सी बन गई है। लोगों में झूठ और भ्रम फैलाना इनकी आदत सी बन गई है। इसके खिलाफ में आज मैंने मानहानि का नोटिस भेजा है तीनों नेताओं के खिलाफ में, तो निश्चित रूप से और मानहानि नोटिस जाने के बाद जवाब का इंतजार करेंगे और निश्चित रूप से सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए कि ताकि भविष्य में इस तरह से किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का ऊपर किसी भी इस तरह की लांछन लगाने से पहले एक बार नहीं 10 बार उनको सोचना पड़े। जो सत्य नहीं है उसको राजनीतिक की दुर्भावना से, उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाने से सभी नेताओं को बचना चाहिए, ताकि किसी के व्यक्तिगत छवि को इस तरह से खराब न किया जा सके। इसलिए मैंने इनको आज तीनों नेताओं को मैंने मानहानि का नोटिस भेजा है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में फेल हो चुकी है और सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। प्रदेश के चारों कोने में सरकार नाम की चीज है नहीं, जस्ट इसका उल्टा कांग्रेस प्रदेश में मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रही है और सरकार की हर नाकामियों को जनता तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। जनता की मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरह से सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ में एक कठपुतली बनकर काम कर रही है, एक उद्योगपतियों के इशारे पे काम कर रही है। आप देखेंगे सरगुजा एरिया में वहाँ पे पूरे जंगल काटे जा रहे हैं, कोल माइंस को लगातार बेचा जा रहा है। अब बस्तर एरिया में आयरन ओर को लगातार बेचा जा रहा है और इन मुद्दों को लेकर एक प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मैं लगातार उठा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नेता तो डायरेक्ट मुद्दों की लड़ाई न लड़कर अब किसी की छवि खराब करने के लिए एक नया षड्यंत्र अपना रहे, ताकि कम से कम अपने मुद्दों से उनको भटकाया जा सके। लेकिन दीपक बैज इन मुद्दों से भटकने वाला नहीं है और न ही इन ऐसे इस तरह की असत्य कथनों से वो डरने वाला। हम मजबूती के साथ सरकार खिलाफ लड़ रहे, आगे भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। इसलिए कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से डरी हुई है और इसलिए इस तरह के प्रपंच और षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अपना रहे कि अब तक पूरे प्रदेश में जब हमारी सरकार थी तो पूरे रेत खदानों की टेंडर कर दिया, ठेकेदारों के हवाले कर दिया और कहीं न कहीं उससे रॉयल्टी का पैसा सरकार को सीधा सीधा राजस्व के रूप में मिलता था। आज 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। आखिर इस सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि रेत की रॉयल्टी से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ है। कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि अवैध रेत उत्खनन से, रेत चोरी से सरकार का करोड़ों अरबों रुपए नुकसान हुआ है। इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि आज तक के प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला अगर कहीं होगा तो रेत घोटाला होगा, जो इस सरकार ने, जो सरकार की राजस्व को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है, सरकार की इनकम को नुकसान पहुंचा है और अपने चहेते नेताओं को बंदर बाट के लिए पूरे प्रदेश में छोड़ दिया गया है। कहीं न कहीं उसका नुकसान सीधा सीधा सरकार को। देखिए, पूरे प्रदेश में अब मेरे ख्याल से ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का अब खुद का लाइट गोल है। अब उनका लाइट कब बुझ रहा है, जल रहा है, वो खुद असमंजस में है। तो प्रदेश का बिजली को संभाल पाना मुझे लगता है उनकी बस की बात नहीं है। और कल तो मैं धन्यवाद दूंगा बिलासपुर के पत्रकारों को कि वहाँ पे केंद्रीय मंत्री बैठे हुए, तोकन साहू जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे और उपलब्धि गिना रहे हैं। और उसी समय 2 बार बिजली बंद होना, और पत्रकारों ने कहा भी कि बिजली बंद भी साए साए हो रही है, ये भी आपकी उपलब्धि है क्या? तो उनका चेहरा देखते बनता था। मतलब केंद्र के मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री बैठे, उसके बाद बिजली बंद हो रहा है। मतलब सोच लीजिए कि बिजली व्यवस्था पूरे प्रदेश में पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, भगवान भरोसे चल रही है। जिस तरह से अंधेर नगरी चौपट राजा, वही तरह से हमारा बिजली विभाग भी पूरी तरह से चौपट राजा की कहानी पे ही चल रही। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों की भांति अंबिकापुर में भी इन दिनों बाइकर्स गैंग का आतंक जारी है। नेशनल और स्टेट हाईवे की सड़कों पर बाइकर्स गैंग आए दिन स्टंटबाजी करते देखे जा सकते हैं। इनका वीडियो भी काफी वायरल हुआ है और सामने आया है। खतरनाक स्टंट कर ये बाइकर्स गैंग एक बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। साथ ही उत्पात मचाने वाले युवक अपने साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। आधुनिकता की दौड़ में लोग सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए कई बार ऐसे काम कर बैठते हैं जो बाद में उनके लिए परेशानियों का सबब बन जाता है। ऐसा ही एक मामला बालोद जिले से सामने आया है, जहां बालोद जिले में पुलिस बटालियन में डीएसपी के पद पर तैनात तस्लीम आरिफ इन दिनों विवाद में है। इसका मुख्य कारण उनकी पत्नी फरहीन खान का 33वां जन्मदिन है। फरहीन ने एक ऐसे अनोखे ढंग से अपना जन्मदिन मनाया जिससे पूरे इलाके में उनकी जमकर चर्चा होने लगी। जन्मदिन का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह नियम के विरुद्ध कानूनों को ताक पर रखकर अपने डीएसपी पति की नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी के बोनट पर केक रखकर काटती हुई नजर आ रही है। नियमों के मुताबिक शासकीय वाहनों का उपयोग केवल शासकीय कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। घरेलू उपयोग या फिर रील बनाने के लिए नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन करना है। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।